संविधान का भाग फर्स्ट, जिसमें हमने देखा था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसका उल्लेख है। संघ और राज्य क्षेत्र की बात करें तो भारत के संविधान का भाग 1 जो है उसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से 4। इसमें ये प्रोसेस बताई गई है कि राज्य का गठन किस प्रकार किया जा सकता है, भारत कैसा है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत जो संघ है वो क्या है, यूनियन है। क्या है, यूनियन है, ना कि फेडरल है। यूनियन का मतलब होता है कि भारत के राज्यों ने किसी समझौते के तहत भारत संघ में शामिल नहीं हुए हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि राज्य जो है वो सर्वसहमति से किसका निर्माण करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं, यूनियन का निर्माण करते हैं, भारत का निर्माण करते हैं। अर्थात राज्यों को भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन संसद कानून बनाकर राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार की बात जो है वो यूनियन में कही गई है। अब बात करें अपन अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए जो राज्य हैं इनका जो गठन करना है, या नाम में परिवर्तन करना है, या क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या इनकी सीमा परिवर्तित करनी है, ये सब जो कानून के तहत होंगे। और वो कानून जो है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। अर्थात अपन कह सकते हैं अनुच्छेद 2 ये कहता है कि राज्य का गठन करना, अर्थात राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। फिर हमने देखा अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्य का गठन करना, ये सारे के सारे कार्य कौन करेगा, संसद करेगा। और संसद ये सभी कार्य जो है वो साधारण बहुमत से करेगा। किससे करेगा, अर्थात अपन कह सकते हैं नए राज्य के, नए राज्य का गठन, नाम, क्षेत्र और सीमा में जो परिवर्तन करना है, परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से कानून बनाकर करेगा, बनाकर करेगा। बिल्कुल, संसद साधारण बहुमत से पारित करेगा और पारित करने के बाद अनुमति के लिए किसके पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास। अच्छा, यहां पर एक थोड़ी सी अलग प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो है इसके तहत जो भी कानून बनाया जाता है वो कानून संसद में पेश होने से पहले किसकी पूर्व अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। ये ऐसे क्यों हो रहा है भाई, अच्छा अच्छा ऐसा ही चलेगा क्या, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश करेंगे। नए राज्य का गठन कैसे करना है, किस प्रकार करना है, उसकी प्रोसेस इस प्रकार होगी। जैसे मान लो
फॉर एग्जाम्पल कोई राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, क्या करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। तो राज्य के नाम में परिवर्तन करने के संबंध में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति एक प्रस्ताव भेजेंगे किसके पास, जिस राज्य के नाम का परिवर्तन, जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, तो उस राज्य की विधानमंडल को क्या भेजेंगे, एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा, प्रस्ताव। जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना है उस राज्य के राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति क्या भेजेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। ये जो प्रस्ताव भेजा है, इस प्रस्ताव पर इस राज्य की क्या राय है, ये राय जानने के लिए ऐसा किया जाता है। और जब ये भेजा जाता है प्रस्ताव, इस प्रस्ताव की समय सीमा कौन तय करते हैं, राष्ट्रपति। और समय सीमा में क्या किया जा सकता है, समय सीमा किसके द्वारा तय होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। मान लो किसी राज्य को राष्ट्रपति ने, किसी राज्य की विधानमंडल को राष्ट्रपति ने प्रस्ताव भेजा और एक निश्चित समय सीमा में वापस उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उस प्रस्ताव में यदि उस राज्य की हाँ है तो ठीक है, अगर ना भी है तो भी राष्ट्रपति जो है उस प्रस्ताव को एक विधेयक के रूप में किस में रखवाएंगे, संसद में रखवाएंगे। और संसद में जब रखा जाता है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन इसको क्या करेंगे, साधारण बहुमत से क्या कर देंगे, बहुमत से क्या करेंगे, पारित करेंगे। पारित होने के बाद ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जिस दिन इसको अनुमति दे देंगे उस दिन उस राज्य के नाम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है। ये प्रोसेस एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। मान लो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और उसका गठन करना है तो क्या किया जाता है, उस राज्य के पास, उस राज्य की जो विधानमंडल है उसके पास राष्ट्रपति के द्वारा क्या भेजा जाता है, एक प्रस्ताव। उस प्रस्ताव की समय सीमा कौन तय करते हैं, राष्ट्रपति। और उस प्रस्ताव की जो समय सीमा है उसमें परिवर्तन भी किसके द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर वो राज्य अपनी राय देता है हाँ में तो ठीक है, अगर नहीं भी करता है तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को कहाँ पर रखवाते हैं, संसद में। और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन क्या करेंगे, साधारण बहुमत से पारित करेंगे। पारित करने के पश्चात किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति को अनुमति देंगे। अनुमति देते ही ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अर्थात उस राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में और गठन में जो है वो परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। ये है अनुच्छेद 3 की बात। और ये साधारण बहुमत से होता है सारा काम। कैसा होता है, साधारण बहुमत से होता है। ठीक है। आगे अगर बात करें अपन नेक्स्ट, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि ये जो सारी प्रोसेस हुई है, अनुच्छेद 4 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन हुआ है, जो भी संशोधन हुआ है उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात उसे संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। और क्या कह सकते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानी जाएगी।
ये 4 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इनमें हमने देख लिया है संघ क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ये सारी बातें की है। भारत क्या है, एक संघ है, यूनियन है। तीनों अनुच्छेद हमने देख लिए। अब यहां पर बात करें, आज तक जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी थे। आज वर्तमान की हम बात करें तो भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र। ये प्रोसेस किस प्रकार हुई है, कैसे हुई है, उस सारी प्रोसेस को समझते हैं। उसका इतिहास क्या रहा है और किस प्रकार क्या कुछ रहा है। प्रक्रिया हमने देख ली। ये जो सारी प्रक्रियाएं होंगी नए राज्यों के गठन में, नाम में, सीमा में, ये सारा कुछ परिवर्तन होगा। वो कौन करेगी? संसद करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करेगी और राज्य की विधानमंडल से पूछ के करेगी। ये सारी प्रोसेस हम यहाँ देख लेते हैं। और ये सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, ये सारा जो कानून बन रहा है, वो किसी प्रकार से संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे ही देश जो आजाद होता है, और उस समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562 देशी रियासतें थी, आपने पढ़ा है। तो अपन देखते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। क्या पढ़ते हैं? देशी रियासतों के एकीकरण। जब देश आजाद हुआ उस समय की बात है, तो कुल जो देशी रियासतें थी, उनकी संख्या कितनी थी? 562 थी, जिनमें से 559 देशी रियासतों का विलय जो है वो आसानी से हो गया था। 3 देशी रियासतें जो थी, उन्होंने उनके भारत संघ में विलय के दौरान समस्याएं उत्पन्न हुई थी। वो 3 देशी रियासतें कौन सी थी? अपन कह सकते हैं कि 559 देशी रियासतों का विलय भारत संघ में कर लिया गया। तीन रियासतों के भारत संघ में विलय के दौरान मुश्किलें उत्पन्न हुई थी। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं, रियासत थी जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत कौन सी रियासत थी? जम्मू कश्मीर रियासत थी। जम्मू कश्मीर रियासत जो है, यहाँ की अधिकतर आबादी क्या थी? लगभग 80% आबादी क्या थी? मुस्लिम थी। और यहाँ का शासक था हिंदू, डोगरा वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? डोगरा वंश के शासक, जिनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जो डोगरा वंश के शासक थे, जम्मू कश्मीर रियासत के क्या थे? राजा थे। हरि सिंह भारत संघ में मिलना चाहते थे, लेकिन वहां की जनता जो है वो कहां जाना चाहती थी? पाकिस्तान में। अब इसी दौरान जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की जो कबीलाई जातियां हैं, कबीलाई जातियों के द्वारा क्या कर दिया गया? आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण कब किया गया था? 1948 में।
इस आक्रमण से परेशान होके हरि सिंह ने भारत संघ के विलय पत्र पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर किए थे। और वो कब किए थे, 26 अक्टूबर 1900 कब किए थे, 47 में कर दिए थे। मतलब हरि सिंह जो थे उन्होंने कबीलाई जातियों के आक्रमण से दुखी होकर, परेशान होकर भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, 26 अक्टूबर 1947। सॉरी, कब हो गए थे ये शामिल, 1948 में। एक मिनट, सही है, ये आक्रमण 47 में ही हुआ था। क्या हुआ था, 47 में ही हुआ था। एक मिनट, और इससे परेशान होकर कब, 26 अक्टूबर 1947, यही तो लिखा है मैंने आपको, 1947। 1947 में इन्होंने क्या कर दिया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरी जो रियासत थी, जो वर्तमान में जूनागढ़ नाम से जो थी, जूनागढ़ रियासत, और ये रियासत वर्तमान में कहां पड़ती है, वर्तमान में गुजरात में। कहां है, गुजरात में। जूनागढ़ रियासत एक मुस्लिम रियासत थी। यहां पर एक शासक भी कौन था, मुस्लिम शासक था। और यहां का जो शासक था जिसका नाम क्या था, महबत खान। क्या नाम था, महबत खान। ये कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद जनता जो थी उसके जनमत संग्रह से इसको भी किसमें विलय कर लिया गया, भारत संघ में। और ये विलय किया गया था 20 फरवरी 1948 को। अर्थात जूनागढ़ रियासत को भी क्या कर लिया गया, भारत संघ में शामिल कर लिया गया, जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा इसको क्या कर लिया गया, भारत संघ में शामिल किया गया। तीसरी जो रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद रियासत। कौन सी रियासत थी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत जो थी, ये भी यहाँ का शासक भी एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था ओस्मान अली खान। क्या नाम था, ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। और भारत सरकार ने यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाकर क्या चलाया था, पुलिस कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई की थी, पुलिस कार्यवाही। और ये पुलिस कार्रवाई जो की थी इसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। इसके तहत हैदराबाद रियासत को किस में शामिल कर लिया गया, भारत संघ में। और ये लगभग बात है सितंबर 1948 को। इसको भी क्या कर लिया गया, भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, लगभग 18 सितंबर की बात है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं देशी रियासतों का एकीकरण भारत में किस प्रकार हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के समय कुल देशी रियासतें कितनी थी, 562 थी। जिनमें से 559 देशी रियासतों को तो आसानी से क्या कर लिया गया था, भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। 3 जो रियासतें थी उनको भारत संघ में विलय करने के दौरान समस्याएं उत्पन्न हुई थी। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी, सबसे पहली रियासत जो थी उसका नाम था जम्मू कश्मीर रियासत। शासक कौन था, डोगरा वंश के शासक हरि सिंह। और यहां पर राजा हिंदू थे और आबादी अधिकतर क्या थी, मुस्लिम थी। वो कहां जाना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे। और हरि सिंह किस में मिलना चाहते थे, भारत में मिलना चाहते थे। फिर कबीलाई जातियों के आक्रमण से दुखी होकर इन्होंने किस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और
इस प्रकार 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो भारत संघ में क्या हो गई, शामिल हो गई। दूसरी रियासत जो जूनागढ़ रियासत थी, जूनागढ़ रियासत के शासक कौन थे, एक मुस्लिम शासक थे जिनका नाम था महबत खान। ठीक है ना, जूनागढ़ रियासत या जूनागढ़ महल भी बना हुआ है पाकिस्तान, बिल्कुल महबत खान, इनका नाम क्या था, महबत खान। ये कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। और फिर जनमत संग्रह करवाकर 20 फरवरी 1948 को क्या कर लिया गया, भारत संघ में शामिल कर लिया गया। तीसरी रियासत जो थी जिसका नाम था हैदराबाद रियासत, और हैदराबाद रियासत के जो शासक थे जिनका नाम था ओस्मान अली खान। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे, एक बहुत अमीर रियासत मानी जाती थी ये, ठीक है ना। और भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई की जिसको नाम दिया था ऑपरेशन पोलो, और उसके तहत फिर सितंबर 1948 को किसमें शामिल कर लिया गया, भारत संघ में। इस प्रकार ये विलय का काम क्या होता है, पूरा होता है। उसके पश्चात जैसे ही संविधान, अच्छा इस दौरान भारत के संविधान का निर्माण भी किया जा रहा था, संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, प्रारूप समिति का गठन हो चुका था, संविधान की बैठकें निरंतर क्या की जा रही थी, संचालित की जा रही थी, संविधान का निर्माण जो है वो प्रोग्रेस पर था। अब बात करते हैं अपन, इतना कुछ ये तीनों रियासतें जैसे ही शामिल हो जाती है, भारत का संविधान जब लागू होता है तब राज्यों को कुल 4 श्रेणियों में रखा गया था, और उनको रखा गया था संविधान के भाग 7 में। कहाँ रखा गया था, संविधान के भाग 7 में। तो वो 4 श्रेणियां इस प्रकार हैं। भारत को, भारत संघ को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। कब, 26 जनवरी 1950, किसमें, संविधान में, संविधान में। इसको देखते हैं, ढंग से समझना। ये जो 4 श्रेणियां थी वो 4 श्रेणियां इस प्रकार थी। सबसे पहली जो श्रेणी थी जिसका नाम रखा गया था ए श्रेणी। क्या नाम रखा, ए श्रेणी। ए श्रेणी में कुल मिलाकर कितने शामिल थे, 9, और ये क्या थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, अधीन प्रांत थे। फिर एक श्रेणी जो रखी गई थी जिसको नाम दिया था बी श्रेणी। बी श्रेणी में भी संख्या कितनी थी, 9, और इसमें किसको शामिल किया गया था, जो बड़ी देशी रियासतें थी, बड़ी देशी रियासतों को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, बड़ी देशी रियासतों को। फिर श्रेणी सी की अपन बात करें, इसमें कितने थे, 10 थे। इसमें जो आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, प्लस इसके साथ साथ जो छोटी रियासतें थी, छोटी रियासतें थी, इनको इसमें रखा गया था। इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और चौथी जो श्रेणी थी जिसको नाम दिया गया था डी श्रेणी। क्या नाम दिया गया था, और इस डी श्रेणी में केवल मात्र एक ही था। क्या था, एक था, वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अपन कह सकते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था, देश कुल 29 प्रशासनिक इकाइयों में बंटा था, और इन 29 प्रशासनिक इकाइयों को 4 श्रेणियों में बांटा था। कितनी श्रेणियों में बांटा था, 4 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणी, श्रेणी ए जो थी
उसमें 9 थे, श्रेणी बी जो थी उसमें भी 9 थे, और श्रेणी सी जो थी उसमें 10 थे, और श्रेणी डी में क्या थे, एक। कौन सा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन कौन से थे, किस किस प्रकार थे, उन सबको अपन देखते हैं। अगर बात करें ब्रिटिश प्रांतों की, तो यहां पर देखो असम था, इसमें क्या था, असम था। इसमें था आपका पश्चिम बंगाल शामिल था, क्या था, पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल के साथ साथ इसमें और कौन था, बिहार था। कौन था, बिहार था। बिहार के बाद इसमें कौन था, मध्य प्रांत था। कौन था, मध्य प्रांत था। मध्य प्रांत के बाद इसमें कौन सा था, संयुक्त प्रांत था। कौन सा था, संयुक्त प्रांत था। फिर इसमें किसको शामिल किया गया था, मुंबई को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, मुंबई को। फिर इसमें किसको शामिल किया गया था, मद्रास को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, मद्रास को। और इसमें और किसको शामिल किया गया था, पंजाब को किया गया था। और पंजाब के अलावा और किसको शामिल किया गया, उड़ीसा को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, इसमें उड़ीसा नहीं था, उड़ीसा था इस समय। क्या था, किसको शामिल किया गया था, उड़ीसा को शामिल किया गया था। तो कितने हो गए, 3, 3 6 और 3 9 हो गए। असम था इसमें, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था, बिहार था इसमें, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, मुंबई था इसमें, मद्रास, पंजाब और क्या था, उड़ीसा था। क्या था, उड़ीसा। फिर बड़ी रियासतों में अगर बात करें, तो बड़ी रियासतों में एक प्रश्न बार बार हमारे राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि राजस्थान जो है वो संविधान लागू हुआ था उस समय किस श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य था। किस श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का। अर्थात राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतें थी, क्या थी, बड़ी बड़ी। जैसे बात करें अपन, राजस्थान आ गया, इसमें कौन आ गया, राजस्थान आ गया। राजस्थान के अलावा यहां पर बात करें अपन, आपका जम्मू कश्मीर आ गया। कौन आ गया इसमें, जम्मू कश्मीर आ गया। जम्मू कश्मीर के अलावा इसमें कौन आ गया, आपका हैदराबाद आ गया। कौन आ गया, हैदराबाद आ गया। हैदराबाद के अलावा इसमें कौन सा आ गया, सौराष्ट्र आ गया। क्या आ गया, सौराष्ट्र आ गया। सौराष्ट्र के बाद में अगर बात करें तो इसमें कौन आ गया, त्रावणकोर। कौन आ गया इसमें, त्रावणकोर आ गया। कौन आ गया, त्रावणकोर आ गया। त्रावणकोर के बाद में बात करें तो इसमें कौन आ गया, मध्य भारत। कौन आ गया था, मध्य भारत आ गया। कौन आ गया था, मध्य भारत। पेप्सू आ गया था। पेप्सू जिसको बोलते हैं पटियाला, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ, राज्य संघ, इसको क्या बोला जाता है, पेप्सू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेप्सू। तो कौन कौन हो गए, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और एक और कौन सा रह गया इसमें, राजस्थान। हाँ पेप्सू, पेप्सू है। पटियाला ईस्ट, देखो इसका पूरा नाम है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है ना। इसको बोलते थे पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ। और एक इसमें आ गया विंध्यन क्षेत्र। कौन आ गया, विंध्यन क्षेत्र। कौन सा आ गया, तो टोटल मिला कितने हो गए, 9 हो गए। कौन कौन से हो गए, एक बार देखते हैं। राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर 2, हैदराबाद 3, सौराष्ट्र 4, त्रावणकोर 5, मध्य भारत है, पटियाला ईस्ट पंजाब है, और राज्य संघ सॉरी 8 8 ही हुए हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही हुए, 9 कहाँ हुए। एक और इसमें रह जाता है, वो है मैसूर। कौन है, मैसूर। ये एक ही नाम है पूरा पेप्सू, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब स्टेट यूनियन। इसको बोलते हैं पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 9। एक बार फिर से देखते हैं अपन। राजस्थान इस श्रेणी में था, जम्मू कश्मीर था, हैदराबाद था, सौराष्ट्र था, त्रावणकोर था, मध्य भारत था, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ, और विंध्यन क्षेत्र था, और एक कौन था, मैसूर था।
ध्यान रखना, मद्रास यहाँ है, इस मैसूर से ही बाद में कर्नाटक बनेगा और इस मद्रास से ही बाद में तमिलनाडु बनेगा। क्या बनेगा? तमिलनाडु राज्य बनेगा। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। मैसूर, मैसूर के युद्ध हुए ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, आप देखते हो 4 युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हो, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हो तो वहां पर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10। ये 10 कौन कौन से देखते हैं उनको भी एक बार देखो। सबसे पहले बात करें अपन चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की, तो भारत में चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितने पढ़े हमने? संविधान सभा पढ़ी थी तो 4 पढ़े हैं, और एक कहां चला गया था? पाकिस्तान में। कहां चला गया था? पाकिस्तान में। कौन सा चला गया था? बलूचिस्तान। बच गए कितने थे? 3, जिसमें से एक तो अपने राजस्थान में था जिसका नाम था अजमेर। क्या नाम था? अजमेर। एक था कुड़ग, या इसको कुरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरग। और एक था आपका दिल्ली। क्या था? दिल्ली। कच्छ छोटी रियासत में था। कूच बिहार, नाम सुना है क्या? जब आमेर का इतिहास पढ़ते हो तो कूच बिहार की राजकुमारी मान सिंह की पत्नी थी, पढ़ते हो ना इतिहास में, कूच बिहार। ठीक है, ये कूच बिहार बॉर्डर पर पड़ता है बंगाल और बिहार के, ठीक है ना। कूच बिहार, कच्छ, कूच बिहार, कुड़ग, ये 3 हो गए। फिर एक था विलासपुर। क्या था? विलासपुर था। क्या था? विलासपुर था। फिर मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। क्या थे? हिमाचल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और रह कौन सा गया? एक था भोपाल। क्या था? भोपाल। क्या था? भोपाल। अब सुनो एक बार बात को, ये 29 प्रकार की जो प्रशासनिक इकाइयां थी वो कब थी? 26 जनवरी 1950 को। सुन लो एक बार बात को, लिख लेना बाद में। संविधान में थी ये। राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 4 श्रेणियों में बांटा था। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। श्रेणी ए में कितने थे? 9। श्रेणी बी में कितने थे? 9। श्रेणी सी में कितने थे? 10। और श्रेणी डी में कितने थे? 1। ठीक है ना। इन सब को आप एक बार नोट कर लो सारों को।
ये जो प्रमुख 4 श्रेणियां थी, ये बार बार अपन पढ़ते हैं। तो आपको ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? बी श्रेणी में था। राजस्थान में क्या थी? बड़ी रियासतें थी। पढ़ते हो ना? जब देश आजाद हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, तो एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? और 3 क्या थे? ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3। आपके सिलेबस में भी यही है, तब मैं करवा रहा हूँ आपको। क्या है आपके सिलेबस में? राष्ट्रीय एकीकरण। इसलिए इस टॉपिक को मैं यहीं करवा दूंगा आपको, ठीक है ना? पहले बाकी एक आपके सिलेबस में टॉपिक है संघवाद, वो टॉपिक भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना? तो ये 2 टॉपिक आपके होंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना। ये त्रावणकोर आपके पड़ता है दक्षिण में, आपका जो केरल वाला क्षेत्र है ना, उसके पास में। हाँ हाँ, त्रावणकोर वो उसी क्षेत्र में पड़ता है। लिख लिया सबने? अब उसके बाद बात करते हैं, ये 4 श्रेणियां थी, राज्यों की 4 श्रेणियां रखी संविधान में। अब उसके बाद में पूरे भारत के अंदर क्षेत्रवाद, भाषावाद की मांग उठना शुरू हो गई कि राज्यों का गठन किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए। राज्य गठन किसकी, ये मांग बहुत तेज गति से उठने लगी कि राज्यों का गठन किसके आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए। राज्यों का गठन का आधार केवल और केवल भाषा को माना, कि बहुत सारे ऐसे नेता भी थे जो ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का क्या हो? गठन हो। और कईयों ने ये अलग तर्क भी दिए कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो भारत की एकता और अखंडता को क्या है? खतरा है, देश टूट सकता है। तब संविधान सभा में जब संविधान बनाया जा रहा था, उस दौरान संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक समिति का गठन किया और उन्होंने एक आयोग का गठन किया और उसका नाम था प्रांतीय भाषा आयोग। क्या नाम रखा? प्रांतीय भाषा आयोग। और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस के धर को। किसको बनाया गया था? एस के धर। ये गठन किया जाता है जून 1948 को और ये रिपोर्ट देते हैं लगभग दिसंबर 1948 को। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग है उसको, उसके बारे में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। इन्होंने अनुशंसा की कि उस राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता को भी ध्यान में रखा जाए, उस राज्य का क्षेत्र भी ध्यान में रखा जाए, उस राज्य की संस्कृति को भी क्या किया जाए? ध्यान में रखा जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए? राज्यों का क्या किया जाए? गठन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रांतीय भाषा आयोग गठन जून 1948 किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष एस के धर को बनाया। और इन्होंने रिपोर्ट अपनी, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 को दी। और इन्होंने रिपोर्ट में कहा केवल भाषा ही राज्यों के गठन का क्या नहीं हो सकती? गठन का आधार नहीं हो सकती। इन्होंने कह दिया केवल भाषा ही राज्यों के गठन का क्या नहीं हो सकती? आधार नहीं हो सकती। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। क्या ध्यान में रखा जाए? उस राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा जाए। उसका जो है
वो क्षेत्र भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है, और राज्य की स्थिति को भी क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी बातें कही। जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे, निश्चित रूप से वो इस आयोग की रिपोर्ट से क्या हुए, नाखुश हुए। क्या हुए? क्योंकि उनकी भाषा की बात जो थी, जो भाषा की मांग थी, उसको क्या कर दिया गया, नकार दिया गया कि केवल भाषा उनका क्या नहीं हो सकती, आधार नहीं हो सकती। फिर कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी, उसके द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था प्रांतीय भाषा समिति, और उसको नाम दिया गया जेवीपी समिति। क्या नाम दिया गया? जेवीपी। थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद में उसकी बात करेंगे। तो लिखो, प्रांतीय भाषा आयोग, प्रांतीय भाषा आयोग। संविधान का सलाहकार क्या होता है? संवैधानिक सलाहकार होता है। जो संविधान का सलाहकार, जिन्होंने अपन बात करें जैसे भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट बना था ना, उनको एक सलाहकार के रूप में देखते हैं कि उन्होंने, सलाहकार उसको बोलते हैं जो एडवाइस दे, सलाह दे कि इस तरीके से आपको क्या करना है, संविधान बनाना है। तो संविधान का सलाहकार बनाया गया था बी एन राव को, क्योंकि उन्होंने संविधान का क्या बनाया था, प्रारूप। बी एन रॉय, एम एन रॉय अलग चीज है। वो मानवेंद्र नाथ है, और ये बेनेंगल नरसिम्हा राव है, जो भारतीय संविधान के क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, लिखो इसको, लिखो। क्या लिखा है आपने? आयोग लिख लिया ना? ठीक है, प्रांतीय भाषा आयोग लिखो। गठन जून 1948, जून 1948, जून 1948 लिखो। संविधान सभा के, संविधान सभा की, संविधान सभा की अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा, की द्वारा इस आयोग का गठन कर, इस आयोग का गठन कर गठन कर इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष एस के धर को बनाया गया, एस के धर को बनाया गया, एस के धर को बनाया गया। अगली बात लिखो कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी, दिसंबर 1948 में दी, 1948 में दी। इस आयोग में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करने की सलाह दी, नहीं करने की सलाह दी। अर्थात, अर्थात, अर्थात केवल भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर
राज्यों का गठन नहीं किया जाए, गठन नहीं किया जाए। नहीं किया जाए। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता, इसके साथ राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता, ये ध्यान में रखना है। वित्तीय आत्मनिर्भरता, भौगोलिक निकटता, भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा और विकास की भविष्य में क्षमता आदि विकास की भविष्य में क्षमता, विकास की भविष्य में क्षमता आदि तत्वों की अनुशंसा की, आदि तत्वों की अनुशंसा की, अनुशंसा की। ठीक है। इस आयोग से, इस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को देखना था क्या वास्तव में देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है क्या। तब इस आयोग ने कहा कि केवल भाषा ही नहीं, हाँ भाषा को ध्यान में रखो, लेकिन उस राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखो, उसकी भौगोलिक निकटता किसके साथ है, कहाँ पर है, उसको भी ध्यान में रखो, उसकी प्रशासनिक सुविधा किस प्रकार की है उसको भी ध्यान में रखो, और साथ साथ में भविष्य में विकास किस क्षमता से ये कर सकते हैं उसको भी ध्यान में रखो। जैसे इस आयोग ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के एवज में जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे थे वो नाखुश हुए, और फिर कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति थी या कांग्रेस जो कार्यकारिणी परिषद थी उसने एक समिति का गठन किया, और उस समिति का नाम था प्रांतीय भाषा समिति। क्या नाम था? प्रांतीय भाषा समिति। इस समिति का एक और नाम है, इस समिति में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इस समिति को जेवीपी समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेवीपी समिति। अच्छा, इसको जेवीपी समिति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समिति में कितने लोग थे? 3 थे। जे का मतलब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पी का मतलब कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। पी का मतलब कौन थे? पटाभी सीता मैया। कितने लोग थे? वो उपाधि दी थी बारदोली आंदोलन के दौरान, वो इतिहास का मैटर है, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है ना? वल्लभ भाई पटेल। ये 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3। प्रांतीय भाषा समिति बनी थी। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इसका गठन किया था। किसने गठन किया था? कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। कांग्रेस कार्यकारिणी जो परिषद थी उसने इसका क्या किया गया था? गठन किया था। इस समिति ने भी
जो प्रांतीय भाषा आयोग था उसकी बात को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। इन्होंने क्या कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, और इन्होंने इसके एवज में क्या कहा कि अगर ऐसा किया गया तो देश की एकता और अखंडता को क्या है, खतरा है। और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और इसी दौरान तेलुगु भाषियों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया भारत में। उन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग को रखा, और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक वहां के नेता पोटी श्री रामल्लू, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और 56 दिन तक अनशन के पश्चात उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, देखो इस समिति का गठन जो किया जाता है ना, वो गठन कर दिया जाता है दिसंबर 1948 में, जैसे ही प्रांतीय भाषा आयोग की रिपोर्ट आती है उसके बाद। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो रिपोर्ट कब दी थी, अप्रैल 1949 में। और इसी दौरान आपको पता ही है ये आंदोलन, बड़ा आंदोलन शुरू होता है। और जैसे ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना तो बहुत सारी समस्याएं क्या हुई, उत्पन्न हुई। और भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा आधार पर गठित राज्य जो था जिसका नाम था आंध्र। अच्छा, इसका नाम आंध्रा था ना कि आंध्र प्रदेश था। क्या नाम था, आंध्रा। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश राज्य, इसका क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का। उसके बाद फिर तत्कालीन उड़ीसा के एक राज्यपाल थे जिनका नाम था सैयद फजल अली खान। क्या नाम था, सैयद फजल अली। 1953 में उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, आयोग का। और उसको नाम दिया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। गठन कब होता है इसका, 1953 में। ये रिपोर्ट कब देता है, 1955 में। क्या देता है, 1955 में। दूसरी बात, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका दूसरा नाम, इसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग भी बोलते हैं। इसमें कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम था सैयद फजल अली। 2 सदस्य दो थे जिनका नाम था, एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, ये उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। किसके सदस्य थे, राज्यसभा सदस्य थे उस समय। एक व्यक्ति थे, ये तत्कालीन उड़ीसा के क्या थे, उड़ीसा के क्या थे, राज्यपाल थे उस समय उड़ीसा के। क्या थे उस समय भी, राज्यपाल थे उड़ीसा के, ठीक है ना। और आपके हृदयनाथ कुंजरू जो थे वो राज्यसभा सदस्य थे। और एक व्यक्ति था जिनका नाम था के एम पर्निकर। क्या नाम था, के एम पर्निकर। और के एम पर्निकर उस समय मिस्र देश जो है ना, मिस्र देश, मिस्र में क्या नियुक्त थे, ये राजदूत नियुक्त थे। क्या थे, मिस्र में राजदूत। इन तीनों लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट इन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन साथ में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, साथ में
भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाए, साथ में संस्कृति का ध्यान रखा जाए और साथ में भौतिक संसाधनों का भी ध्यान रखा जाए कि इन भौतिक संसाधनों का एक जगह क्या नहीं हो जाए, एकीकरण नहीं हो जाए, इनका वितरण समान रूप से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये मुख्य मुख्य बातें इन्होंने की और इन्होंने सिफारिश कर दी। क्या सिफारिश की? कि जो राज्यों की श्रेणी रखी है ना आप लोगों ने, राज्यों की जो श्रेणियां है ना, उन श्रेणियों को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? और इन्हीं की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन होता है। क्या होता है? संविधान संशोधन। और ये 7वां संविधान संशोधन कब होता है? 1956 में। कब होता है? और 7वें संविधान संशोधन के तहत संविधान का भाग 7 समाप्त कर दिया गया। कौन सा भाग समाप्त कर दिया गया? 7। राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए और राज्यों के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखा जाए? राज्यों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें रखी जाए, एक तो राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र। क्या रखा जाए? एक तो राज्य और एक रखा जाए संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब जो इन्होंने तो राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद इन्होंने कहा कि 16 राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए? 16। और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए? 3 बनाए। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है, उसके तहत 16 राज्य ना बनाकर राज्य कितने बनाए? 14। और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए? 6। ध्यान रखना है, फजल अली आयोग ने सिफारिश कितने केंद्र शासित प्रदेशों की थी? 3 की। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, ये जो फजल अली आयोग था, इसने मुंबई को भी क्या बनाया जाए? केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, ऐसी सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। ध्यान रखना, यही आयोग था, इस आयोग ने यह सिफारिश भी कर डाली कि क्षेत्रीय परिषदों का क्या किया जाए? गठन किया जाए। फिर आपको पता है, राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय परिषदों को गठन किया और आज वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें कहां से आई हैं? ये फजल अली आयोग जो था, इसकी सिफारिश से आई है। और जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, उसकी धारा 15 में इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं? प्रांतीय भाषा समिति को लिख लेते हैं। लिखो, प्रांतीय भाषा समिति। प्रांतीय भाषा समिति। इसका अन्य नाम जेबीपी समिति भी है। इसका अन्य नाम जेवीपी समिति भी है। सबसे पहले पहले यही है। तो ये इसके क्या थे? अध्यक्ष भी थे। जेबीपी समिति भी कहा जाता है। लिखो, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। का गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था। लिखो, इस समिति में 3 सदस्य थे। इस समिति में 3 सदस्य थे। तीनों के नाम लिख दो, ऐसे कैसे, और अध्यक्ष लिख देना आगे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीता रमैया। लिखो, समिति का गठन दिसंबर 1948, दिसंबर 1948, दिसंबर 1948
48। लिखो रिपोर्ट अप्रैल 1949। रिपोर्ट अप्रैल 1949। लिखो अगली बात। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं हो सकती। राज्यों के गठन का आधार भाषा नहीं हो सकती है। आधार, राज्यों के गठन का आधार केवल भाषा नहीं हो सकती है। केवल भाषा नहीं हो सकती है। केवल भाषा नहीं हो सकती है। अगली बात लिखोगे, लिखो देश की एकता और ना, अगली लाइन लिखना है, अगली लाइन से लिखना है, देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यों के गठन की, राज्यों के गठन की, राज्यों के गठन की मांग को कुछ समय के लिए, राज्यों के गठन की मांग को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब लिखो आंध्र प्रदेश की कहानी, नोट लगा के लिखोगे, नोट लगा के लिखना है, पोटी सरी रामल्लू, ऐसे लिखोगे। एक मिनट, लिखो, नोट लगाए लिखना है, पोटी श्री रामल्लू, नोट लगाए लिखना है, पोटी श्री रामल्लू तेलुगु भाषा के आधार पर, पोटी श्री रामल्लू तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को, मांग की, मांग की, जिसके एवज में, मांग की जिसके एवज में, हाँ एवज, जिसके एवज में, एवज में आमरण अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। छप्पन दिन के अनशन के बाद, 56 दिन के अनशन के बाद, 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तत्काल
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया। ठीक है, अब हेडिंग लगाओगे अगली, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग, इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग भी कहते हैं। अच्छा, इस आयोग का गठन किसने किया था? भारत सरकार ने किया था। किसने किया था? भारत सरकार ने। भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा इस आयोग का क्या किया गया था? गठन कर दिया गया था। लिखो, इस आयोग का गठन, अगली लाइन से लिखना है, इस आयोग का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया 1953 में। इस आयोग का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 1953 में किया गया। में किया गया। अगली बात लिखोगे, इस आयोग में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। ऐसे कैसे लिख दो? अध्यक्ष, सदस्य, ये भी क्या थे? सदस्य। सैयद फजल अली, इसमें लिखना है तत्कालीन उड़ीसा के मंत्री, तत्कालीन उड़ीसा के राज्यपाल, तत्कालीन उड़ीसा राज्य के राज्यपाल। आदिनाथ कुंजरू राज्यसभा सदस्य और सदस्य के.एम. पर्णिकर मिस्र में राजदूत नियुक्त थे। मिस्र में नियुक्त थे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। जो प्रशासन की जानकारी रखते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, प्रशासनिक सेवा की हो सकते हैं। लिखो अगली बात, ये लिखने के बाद अध्यक्ष सैयद फजल अली थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे ये। सदस्य हृदयनाथ कुंजरू राज्यसभा के सदस्य थे और सदस्य के.एम. पर्णिकर मिस्र में क्या थे? राजदूत नियुक्त थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और रिपोर्ट में क्या क्या कहा वो देखते हैं। लिखो, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, 55 में दी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। डैश लगा के लिखते चलो क्या क्या कहा इन्होंने। इन्होंने कहा किसी राज्य का गठन 1955 में दी। अब रिपोर्ट में क्या क्या कहा वो लिखना है।
लिखो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। लेकिन लेकिन केवल भाषा ही, लेकिन केवल भाषा ही किसी राज्य के गठन का आधार नहीं हो सकती। लेकिन भाषा ही किसी राज्य के गठन का आधार नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कही, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही, अब सुनो, ये कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन केवल भाषा ही उसका क्या नहीं हो सकती, आधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, दूसरी बात ये कही कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए। लिखो दूसरी बात, देश की एकता, नेक्स्ट लाइन से लिखना है, दूसरा बिंदु है ये। देश की एकता, अखंडता, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। अगली बात, किसी क्षेत्र की भाषा एवं संस्कृति को नुकसान ना हो। किसी क्षेत्र की भाषा एवं संस्कृति को नुकसान ना हो। ठीक है। अगली बात, भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों का, भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों का, भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों का केंद्रीयकरण ना हो, केंद्रीयकरण ना हो। अगली बात, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए, प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। अगली बात, राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए, राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए। राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए और संपूर्ण भारत में, और संपूर्ण भारत में संपूर्ण भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित यानी कि संघ शासित प्रदेश बनाए जाएं। तीन संघ शासित प्रदेश बनाया जाए, संघ शासित प्रदेश बनाया जाए। ध्यान रखना, कितने राज्य, 16 राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र, 3 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। अगली बात लिखो, इस आयोग ने मुंबई को भी संघ शासित प्रदेश बनाए जाने की अनुशंसा की। इस आयोग ने मुंबई को भी संघ शासित प्रदेश बनाए जाने की अनुशंसा की। अनुशंसा की। अगली बात,
इस आयोग ने, नेक्स्ट बात लिखनी है, इस आयोग ने क्षेत्रीय परिषदों के गठन की बात भी कही। इस आयोग ने क्षेत्रीय परिषदों के गठन की भी अनुशंसा की। क्षेत्रीय परिषदों के गठन की भी अनुशंसा की। अनुशंसा की। अनुशंसा की। ठीक है। इस आयोग की जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इस आयोग ने अपनी, फिर से बता रहा हूं, देखो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो बने थे फजल अली, जो उस समय उड़ीसा राज्य के क्या थे, राज्यपाल थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फजल अली आयोग पड़ा। 2 अन्य सदस्य, एक का नाम था हरदीनाथ कुंजरू, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। एक व्यक्ति थे के.एम. पर्णिकर, जो उस समय मिस्र राज्य में क्या, देश में क्या किए गए थे, राजदूत नियुक्त किए हुए थे। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1955 में दी और रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या अनुशंसा की। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकते हैं, लेकिन केवल भाषा ही राज्यों के गठन का क्या नहीं हो सकती, आधार नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को क्या किया जाए, ध्यान में रखा जाए, फिर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। फिर उन्होंने क्या कहा कि किसी की भाषा एवं संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो आर्थिक और भौगोलिक संसाधन है उनका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इस तरीके से राज्यों को क्या किया जाए, गठन किया जाए। फिर उन्होंने ये बात और कही कि प्रशासनिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि राज्यों की श्रेणियां जो है ना उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और संपूर्ण देश के अंदर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। फिर उन्होंने मुंबई को भी केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बनाए जाने की मांग की, मतलब सिफारिश की, लेकिन इनकी मांग को क्या नहीं किया गया, स्वीकारा नहीं गया। इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों का भी क्या किया जाए, गठन। ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषदों का संविधान में उल्लेख नहीं है। और इसी आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956 किया जाता है और उसके तहत संविधान का भाग नंबर 7 जो है वो क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात राज्यों की श्रेणियों क्या कर दिया गया। और साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जाता है 1956 के नाम से और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे। तो लिखो ये वाली बात, लिखो। लिखो, इसी आयोग की अनुशंसा पर, इसी आयोग की अनुशंसा पर 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसके तहत राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया, राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया और राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट लाइन से लिखना है, इसी आयोग की अनुशंसा पर, इसी आयोग की अनुशंसा पर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। पारित किया गया। जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बनाए गए। बनाए गए। तो ध्यान रखना है ये, और आपको ये 14 के 14 राज्य ध्यान में रखने। वो 14 राज्य कौन से हैं मैं बता रहा हूं आपको। 14 राज्य जो बने थे उनमें आप देखोगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 8 हो गए ना ये, 9, असम, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, मुंबई और था केरल। ये 14 राज्य थे। ये थे 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। 6 में कौन कौन आते हैं? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लंका द्वीप, अमिनी द्वीप, मिनिकोय द्वीप, द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, और छठा कौन सा था?
आपका त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हाँ, लंका द्वीप, लंका द्वीप। देखो ये जो लक्षद्वीप है, ये नाम बाद में बनाया गया है। मैं बता दूं आपको कब बनाया गया, कब बनाया गया था। ये नाम परिवर्तन जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत होते हैं ना, उसमें पढ़ेंगे अपन। मद्रास को कब तमिलनाडु बनाया गया, मैसूर को कब कर्नाटक बनाया गया, ये सब सब चीजें बता देंगे आपको ना। तो ये इस प्रकार से 14 राज्य और क्या थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। देख लिया सबने। अब बात करते हैं अपन, और अब आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8। ये 14 से 28 कैसे बने वो देखते हैं। सबसे पहली बात, मुंबई से एक मिनट, मुंबई से 1960 में मराठी भाषा के आधार पर क्या बनाया गया, महाराष्ट्र। और गुजराती भाषा के आधार पर क्या बना, गुजरात बना। और गुजरात कौन सा राज्य बना था, 15वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना था। फिर असम से 1966 में नागालैंड 16वां राज्य बना। लिखो इसको, ऐसे कैसे लिख दो। मुंबई से 1960 में ये सॉरी 66 नहीं 63 करना इसको ना, एक मिनट। 1963 66 में फिर पंजाब का विभाजन होता है।
लिख लिया। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। 1966 में पंजाब से पंजाबी भाषा क्या बना? पंजाब बना। फिर क्या बना? हरियाणा बना। और हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना? देखो दिखाई, देखो 16वां राज्य ये हो चुका, और 17वां राज्य कौन सा बना है? हरियाणा बना है। आप कहोगे कि पंजाब क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पंजाब पहले 14 में शामिल है। मुंबई पहले 14 में शामिल था, मुंबई को क्या बना दिया गया? महाराष्ट्र बनाया। ठीक है ना। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, फिर सुनो अगला 18वां राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। पहले क्या था? ये पढ़ाया ना मैंने अभी, पहले क्या था? संघ राज्य क्षेत्र था। ठीक है, ये कब बना? 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। और 1972 में 3 राज्य बने। कितने बने? 3 बने। कौन कौन सा बना? एक तो बना आपका मणिपुर, एक बना आपका त्रिपुरा, और एक बना आपका गोवा। क्या बना? गोवा। अब सुनो बात को एक मिनट, ये कैस कितने नंबर का राज्य बना? 19वां। ये कौन सा बना? 20वां। और ये कौन सा राज्य बना था? 21वां राज्य। लिखो इसको ऐसे कैसे। एक मिनट, गोवा नहीं है भाई इसमें, मेघालय करो इसमें, सॉरी ये गलत हुआ है। गोवा तो फिर 1987 में बनता है, इसमें ये मेघालय। मेघालय क्या बना है? 22वां राज्य। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में कितने राज्य बनते हैं? 3 राज्य बनते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे ना पहले। और ये क्या था? ये असम से बना था, असम राज्य से। पहले क्या थे? ये संघ राज्य क्षेत्र थे। पहले क्या थे? संघ राज्य क्षेत्र थे। हो गया? ठीक है, अब देखो 1975 में सिक्किम
कौन सा राज्य बना? सिक्किम 22वां राज्य बना। फिर 1987 में 3 राज्य बनते हैं। कितने राज्य बनते हैं? 3। सबसे पहले मिजोरम, फिर बनता है अरुणाचल प्रदेश, और फिर जो है जिसका नाम था गोवा। ये 24 आपका 23वां राज्य बनता है, 24वां राज्य बनता है और 25वां राज्य बनता है। फिर सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं एक साथ। सबसे पहले बनता है छत्तीसगढ़। कौन सा बनता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2009 को। और किससे अलग होकर बना था छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश से अलग करके। फिर बनता है आपका उत्तराखंड। और उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर सन 2009 को। और ये किससे? उत्तर प्रदेश से अलग करके। और फिर बनता है आपका झारखंड। और ये झारखंड कब बनता है? 15 नवंबर 2009 को। और ये बना था बिहार से अलग करके। लिख लो ऐसे कैसे। लिख लो। और आज के लिए अब हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।